तो भाइयों सब जिंदा हैं? अपन लोगों ने लास्ट टर्न पे जो बात खत्म करी थी वो सेंटर ऑफ मास की करी थी, यस और नो? अच्छा, जरा एक बार जो आज का टॉपिक स्टार्ट करना है उससे पहले पिछले वाले सब पे नजर रख लो। पीछे आप लोगों ने सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ी, मतलब मोशन क्या होता है, किस कारण से होता है, इस पे चर्चा नहीं करी। फिर आप लोगों ने डायनेमिक्स पार्ट में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया एनएलएम। एनएलएम वो रीजन बताता है कि भाई कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में क्यों आती है। लेकिन पूरी एनएलएम फ्रिक्शन सर्कुलर तक, वर्क पावर एनर्जी तक, क्या हम लोगों ने सिंगल बॉडी के भाई मोशन के बारे में एनालिसिस करी है? और उसके बाद हम लोगों ने शगुन का स्टार्ट करा सेंटर ऑफ मास, जिसमें अपन लोगों ने किसी एक बॉडी नहीं, किसी एक पार्टिकल नहीं, पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, यस और नो? अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में अगर हम जान चुके हैं तो यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सक्सेसिव अरेंजमेंट का नाम है कंटिन्यूअस बॉडी, यस और नो? तो अब हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी के मोशन के बारे में एनालिसिस करने वाले होंगे। और कई तरह की बॉडीज अपने को दिखने को मिलेंगी, रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी, जिसको नॉन रिजिड बॉडी भी बोलते हैं। लेकिन अभी अब जब बॉडीज की एनालिसिस में सबसे पहली जो एनालिसिस जिस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं वो कहलाती है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। क्या चीज? शगुन की हेडिंग लगा ले भैया, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, आरबीडी, रिजिड, रिजिड बॉडी, हाँ भाई, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इन शॉर्ट बोले तो आर बी एंड फाइनली डी, ठीक है ना, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। चले भाई लगा ले आरबीडी। जरा कलम नीचे कर ले, कमर सीधी कर ले और आंख मेरी तरफ कर ले। ये बात अपन लोगों के जहन में बनी हुई है कि भैया पार्टिकल के सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सक्सेसिव अरेंजमेंट को बोलते हैं बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी कहां से आ गई और क्या है रिजिड बॉडी, क्या इस बात पे चर्चा कर लेनी चाहिए? तो मैंने कहा एक बात समझे जरा ध्यान से। अगर मैं तुमको सिर्फ ये समझाऊं कि रिजिड बॉडी आखिर क्या है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक दीवार है और दीवार से बंधा हुआ एक रॉड। अरे सही बात है? चलिए, एक परिस्थिति पहली है, दूसरी परिस्थिति में भी, दूसरे केस में भी कुछ ऐसा है कि एक दीवार है और दीवार से कौन बंधा हुआ है? रॉड। कोई दिक्कत है? अच्छा, आपसे मैं कहूं इसमें 2 पॉइंट ले लीजिए, ये बिंदु है अपना ए और ये बिंदु है अपना बी। अच्छा, इनके बीच की दूरी को कह लीजिए कितना? डी। अरे भैया, तो पक्का इस रॉड की भी 2 बिंदु अगर इस रॉड पर भी ले लिए जाए ए और बी, तो उनके बीच की दूरी भी क्या है? डी। अरे सहमत है? देखने में दोनों रॉड आइडेंटिकल होंगे, मतलब जितनी लंबाई, मतलब सेम डायमेंशन के, इनके भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी ए और बी की कितनी है? डी। अब हमने करा क्या, हमने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी। इस पर लगाया एक फोर्स, इधर से लगाया एक फोर्स। अरे सहमत है आप लोग? और इस पर भी लगाया फोर्स। अरे बोलो हाँ या ना? तो हमने क्या देखा, हमने जो पाया एक्सपेरिमेंट के बाद, जरा इस रिजल्ट आउटकम पे गौर कीजिए। हमने पाया कि भैया ये जो बॉडी थी, अगर फोर्स लगाया है तो हल्का सा इसके अंदर क्या दिख गया अपने को? बेंडिंग। क्या दिख गई भैया? बेंडिंग। अरे सहमत है आप लोग? कोई डाउट है? लेकिन अगर दूसरे वाले आउटकम में देखा जाए तो ये एफ नहीं, और ज्यादा फोर्स लगा के देख लो, कितना भी फोर्स लगा लो, आपने देखा इसमें कोई चेंज आया नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये पॉइंट ए पहले भी यहां था और बी पॉइंट बाद में भी यहां रहा। यानी अगर मान लीजिए पहले दूरी कितनी? डी, बाद में मान लीजिए दूरी डी डैश, तो आपको देखने को मिला कि डी इज अप्रोक्सीमेटली, बहुत कोई चेंज आने वाला नहीं। यानी इस केस में डी क्या है? डी डैश के बराबर। लेकिन आपको पता है ए बिंदु तो यही रहा, मगर क्या मेरे भाई बी बिंदु यहां पहुंच चुका है? तो आप कहोगे मेरे भाई क्या दूरी अभी इन दोनों के मध्य वही रही है, चेंज हो गई है? अब आप कहोगे कि जो डी है वो डी डैश के बराबर नहीं है। यानी कि अपने को दिख रहा है कि एक बॉडी ऐसी है जिसपे अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उनके किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या चेंज हो जाएगी? ऐसी बॉडी कहलाती है नॉन रिजिड या फिर इलास्टिक बॉडी। क्या कहलाती है? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इलास्टिक का अगला नाम प्लास्टिक भी, मतलब ठीक है, रिजिड नहीं है ये कह सकते हैं। मतलब ये बॉडी रिजिड, नॉन रिजिड। तो आपने कहा कि ये बॉडी जो दिख रही है अपने को कैसी कहलाई? नॉन रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी। लेकिन अगर मैं इस पे देखूं,
अगर मैंने फोर्स लगाया और लगाने के बाद देखा कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज आया क्या? अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसपे आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना भी लगाया मगर उन्हें उनके किन्हीं भी दो कंपोनेंट की सेपरेशन चेंज नहीं हुई तो ऐसी बॉडी कहलाएगी। यानी कि ये बॉडी कैसी है मेरे भाई? रिजिड बॉडी। और आपको बता दूं मैं, चूंकि शगुन की हेडिंग है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, यानी सारी की सारी चर्चा इस पे या इस पे, क्या नीचे वाले पे हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी? रिजिड बॉडी। अरे सहमत है आप लोग? तो रिजिड बॉडी हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए कुछ शगुन का पॉइंट। रिजिड बॉडी में शगुन के कुछ पॉइंट लिख लीजिए। if the separation between any two components remain same with respect to time, the body is said to be rigid. However you apply extra force, सहमत है आप लोग? ठीक है, इधर सुने, मैंने किन बात के बारे में बोला? मैंने एक मिनट, जो भी अंग्रेजी लिखाई है फिर से सुन ले। अंग्रेजी गई तेल लेने, मुद्दे की बात समझ ले। कोई भी ऐसी बॉडी रिजिड कहलाएगी जिसमें कुछ भी कर लो समय के साथ उनके किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स में चेंज आने वाला, मतलब उनके कंपोनेंट की सेपरेशन कभी कम होने वाली, बढ़ने वाली। सच बॉडी सेड टू बी। समझ में आया क्या? क्यों रिजिड बॉडी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? क्या हम रिजिड बॉडी पर ही चर्चा करेंगे? हाँ, जो नॉन रिजिड होंगी देखा जाएगा वो क्या होंगी, उनके बाद की बात है। अभी हमारी चर्चा किस पे? रिजिड। अब अगर कोई रिजिड बॉडी है, ये बात समझ चुके हो तो मुझे जरा जवाब दो। मान लीजिए कोई रॉड है जिसका एक पॉइंट कितना है? ए, और दूसरे पॉइंट का नाम है बी। अरे सहमत है आप लोग? अच्छा, आपको मैं बता दूं, अगर मैंने कहा कि दिस रॉड इज रिजिड, कैसा रॉड है? रिजिड है भैया। अगर ये रॉड रिजिड है, इसका मतलब क्या समझे कि अगर मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड से चलाऊं तो ये कितने से चलेगा? बता सकते हैं आप लोग? क्या आप लोग बता सकते हैं? अरे आप कहोगे भैया आपने कह दिया रिजिड रॉड, मतलब इनकी बीच की सेपरेशन ना घट सकती है ना, मतलब इसकी मजबूरी है क्या मेरे भाई 10 मीटर पर सेकंड से चलना? नहीं आया? कोई डाउट है? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि मेरे पास फिर से एक रॉड है। कौन है भाइयों? एक रॉड, और ये ऐसे लटका हुआ। अरे बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर ये वाला पॉइंट इधर फिसलने लग जाए, मतलब ये इधर सरके, तो ये किधर सरकेगा? अरे हाँ है ना? लेकिन इस रॉड के बारे में भी एक खास बात बोली गई है। कैसा रॉड है ये? रिजिड रॉड। अरे बोलो सही है ना? ठीक है भाइयों, तो आपको पता है ये इधर जाएगा। बोलो क्लियर एकदम? अच्छा, ये अगर आपसे बोला गया 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो ये बता दीजिए कितने से जाएगा? दांत तोड़ देने तुम्हारा। सबसे पहले मुझे पता है रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? उनके किन्हीं दो पॉइंट की सेपरेशन चेंज होने वाली। मतलब मैं अगर एक बिंदु को मार्क कर लूं ए और दूसरे बिंदु को मार्क कर लूं बी, तो इनके बीच की सेपरेशन चेंज नहीं हुई। अब इसके इधर जाने से और इसके इधर जाने से क्या हम कोई बड़ा रिलेशन अभी निकाल पा रहे हैं? नहीं। मत बोल देना कि ये 10 से उधर जाएगा तो ये भी 10 से इधर जाएगा। मैं रिजिड बॉडी की कंडीशन में सिर्फ ये बोल सकता हूं कि किन्हीं भी दो पॉइंट की सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा। और सुन, अगर मान लीजिए कि आपको आपके लिए बोला गया है कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? थीटा। कितना है बाबूजी? थीटा। तो आपको एक बात पता है कि 100% ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। और आपको पता है कि यहां वाली वेलोसिटी कितनी होगी?
थीटा की वैल्यू ले लीजिए थोड़ी सी, आप ले लीजिए 37, कितना ले लीजिए, तो आप लिखेंगे इधर 10, तो इधर कितना आएगा 10 cos 37, तो आप लिखेंगे 10 cos 37, cos 37 3/5 4/5, 3/5 4/5, तो आपने तुरंत प्रभाव से लिखा 4/5, कहने का मतलब 8। अब आपको पता है ये 37, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 53, और आपको पता है ये 53 है, तो इधर इस वेलोसिटी का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा v cos 53, 3/5 4/5। सहमत है सब लोग? तो आपने तुरंत प्रभाव से बोला कि ये कितना लिखा जाएगा v × 3/5। और अगर कोई बॉडी, अगर ये रॉड रिजिड है तो 100% इधर जो रफ्तार होगी पॉइंट ए की अलोंग द रॉड, क्या वही रफ्तार पॉइंट बी की होगी अलोंग द रॉड? मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं कि 8 मस्ट बी इक्वल टू 3/5 ऑफ v। अरे भैया, तो क्या मैं लिख सकता हूं v की वैल्यू 40/3? नहीं आ रहा समझ? रिजिड बॉडी की कंडीशन ये लिखी गई है या ये दिस बराबर दिस? क्या कहना सही है? रिजिड बॉडी की कंडीशन क्या है? किन्हीं दो पॉइंट के बीच की सेपरेशन चेंज नो, मतलब वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो अलोंग द रॉड हो। अरे भाई, डाउट है? कोई दिक्कत? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो सब कुछ फटाफट छापो और इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तुरंत भावुक हो जाते हो तुम लोग। अरे हाँ, स्ट्रिंग नहीं है मगर ये रॉड है। तुम्हारी बात का मैं एक बेहतर जवाब दे देता हूँ एक एग्जाम्पल से, जगह तो मिलने दो। एक बात बता दूं, मेरे को इससे सस्ता चैप्टर कोई लगता नहीं अगर मेडिकल लेवल पे बात की जाए। बस आप एक एक चीज चुन चुन के जितना पीछे पढ़ाया गया है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने कल ही बोला था, और अगर आपने रिवाइज कर लिया होगा तो यकीन करें आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ जी, इजाजत दें, इसको निपटा दिया जाए। एक भाई साहब बोल रहे थे कि साहब ये तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाली बात है। मैंने कहा हाँ, जरा सा सुने। मैंने कहा देखो, अगर अभी ये ब्लॉक है अपने पास ए, कौन है, और यहां जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, बोलो हाँ या ना? अगर आपको पता है एक दूसरा ब्लॉक ले लूं, वो भी कितने से जाए, 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। इस सिस्टम के बीच की सेपरेशन देखो कभी चेंज हो सकती है क्या? वो भी 20 से जा रहा है और ये भी 20। तो जरूरी नहीं रिजिड नाम का शब्द किसी बॉडी के साथ एसोसिएटेड हो। जैसे बोलते हैं ना यार तुम बड़े रिजिड आदमी हो, रिजिड का मतलब क्या है? तुम्हारी विचारधारा चेंज होने वाली नहीं। रिजिड का मतलब है कि जो परिस्थिति है बॉडी के अंदर, तो भाई साहब बॉडी की बात करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा दो कंपोनेंट जिनके बीच की सेपरेशन न चेंज हो, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी। अच्छा, जब तक ये ऐसी सिचुएशन फॉलो होती रहेगी तब तक हम उसको रिजिड बोलते रहेंगे। जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन रिजिड नहीं बोले। अरे भैया, जैसे मान लीजिए आज 20 से जा रहा है, आज 20 से ये भी जा रहा है, तो एक सेकंड में ये भी 20 बढ़ा, एक सेकंड में ये भी 20, क्या दोनों के बीच की सेपरेशन मेंटेन रहेगी? कभी चेंज होने वाली? हाँ, जिस दिन चेंज हो गई तो हो गई, तुम रिजिड नहीं कहेंगे। यानी किसी का रिजिड होना या ना होना सिर्फ एक बाउंड्री लाइन है। अगर किन्हीं दो कंपोनेंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज हो जाए शिवांश जी, रिजिड नॉन रिजिड, और चेंज ना हो तो सहमत है आप लोग? तो आप किसी भी अरेंजमेंट को, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल को रिजिड बोल सकते हैं अगर उनकी भाई साहब सेपरेशन उनके किन्हीं दो कंपोनेंट के बीच की क्या रहे, रिमेन सेम। अरे सहमत है आप लोग? तो भाई साहब ये सिस्टम भी क्या कहलाएगा, रिजिड। सहमत है आप लोग? अब यही काम हमारे स्ट्रिंग में होता था। वहां पर एक प्रॉपर्टी मिलती थी इनएक्सटेंसिबिलिटी, नाइदर स्ट्रेच, तो उस स्ट्रिंग को भी आप बोल सकते हैं यस।
अरे सहमत हैं आप लोग? चेप लो भाई से, फिर आगे बात करते हैं आपसे। चेपो फटाक से। हाँ भाइयों आ जाओ। अब अगर सुनो, इधर सुनो भाइयों। अरे ठीक है, बना लो। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अरे कुछ नहीं, इधर आओ, जरा सुने। वापस फिर से बोर्ड पे सब लोग ध्यान लगाएं। अरे जिंदा है? यस सर। सुनो ध्यान से। अभी क्या है ना, मैंने ये समझ लिया कि रिजिड बॉडी क्या है। तो अब मुद्दा इस बात का है कि रिजिड बॉडी का मोशन आखिर कैसा होगा। आखिर रिजिड बॉडी जब मूव करेगी तो क्या क्या बातें होंगी और कैसी चीजें होंगी, सो दैट हम उन्हें एनालाइज कर पाएंगे। सुनो, तो मैंने देखना शुरू किया। मैंने कहा सबसे पहला अगर एग्जांपल लूं मैं, भाई साहब अगर मैं पहली बात करूं तो मेरे पास है एक ब्लॉक। क्या है भाई? आप मुझे बताओ, ब्लॉक कोई पार्टिकल है, बॉडी है? बॉडी है, मतलब क्या अनंत पार्टिकल होंगे इसके अंदर? तो आप जरा गौर फरमाए। मैंने कहा कि यार ये जो ब्लॉक है ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। बोलो सही है? अच्छा, अगर इसकी रफ्तार मेरे भाई कांस्टेंट दे दी गई तो बताओ 1 सेकंड में कितना मीटर चला जाएगा? 10 मीटर। अरे हाँ है ना? तो आप कहोगे कि ये रहा t इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको एनालाइज करूं कहां पर भैया? t इज इक्वल टू 1 पे। तो कितना t इज इक्वल टू 1 पे तो कितना चला गया होगा मेरे भाई? 10 मीटर। अरे हाँ है ना? वास्तव में आपको बताऊं, ये ब्लॉक, ये पॉइंट ही नहीं, क्या पूरा का पूरा ब्लॉक चला गया होगा? मतलब मेरे भाई ये पॉइंट भी 1 सेकंड में कितना गया होगा? 10। ये पॉइंट भी 1 सेकंड में 10। ये पॉइंट भी 1 सेकंड में 10 और ये पॉइंट भी 1 सेकंड में 10। यानी अगर इस पे बैठे हर पॉइंट को देखोगे तो सबकी रफ्तार कैसी दिखेगी? सेम। अरे भैया, यानी सबकी रफ्तार कितनी दिखेगी? सेम। नहीं आ रहा समझ? जब सबकी रफ्तार सेम है, मान लिया कि मैं भी 10 से जा रहा हूं, आगे वाला भी 10 से जा रहा है, तो मेरे लिए उसकी रफ्तार कितनी? 0। अबे मैं भी 10 से गया, वो भी 10 से गया, मुझ पे बैठ के देख, तो क्या मेरी रफ्तार पलट के उसको दे देगा? उसकी रफ्तार आगे थी 10, क्या पलट के दे दिया पीछे 10? क्या रिलेटिवली रेस्ट पे आएगा? अरे भैया, अगर कोई रिजिड बॉडी इस तरह से मूव कर रही है कि किसी एक पॉइंट पर बैठ के किसी दूसरे पॉइंट को देखने पर वो रिलेटिवली रेस्ट पे नजर है, कैसा नजर है? तो ऐसी रिजिड बॉडी का मोशन कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहलाएगा? नहीं आ रहा समझ? यानी कि आप अगर यहां किसी पॉइंट ए को मार्क करोगे और पॉइंट बी को देखोगे तो आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कितना दिखेगा? कितना दिखेगा? अरे दिखना चाहिए, लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी इधर है, पॉजिटिव ले लीजिए, आप ले लीजिए 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज आल्सो टेकन टू बी 10। 10 ने 10 की ले ली, कितना? 0। अरे भैया, यानी अगर कोई रिजिड बॉडी मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है कि हर पार्टिकल सेम रफ्तार से मूव करे। और जब हर पार्टिकल की रफ्तार सेम, तो क्या सेंटर ऑफ मास की रफ्तार सेम? आपको बताऊं, दरअसल पूरी की पूरी जो हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ी थी, बॉडीज के लिए तो थी ही नहीं, सिंगल पार्टिकल के लिए। मगर हम बॉडीज के लिए क्यों कह देते थे? क्योंकि हमारा जैसे ब्लॉक जा रहा है तो क्या हर पार्टिकल सेम रफ्तार से जा रहा है? और हर पार्टिकल सेम रफ्तार से जा रहा है मतलब सेंटर ऑफ मास भी सेम रफ्तार से जा रहा है। तो हम पूरे बॉडी को मानते ही नहीं थे। दरअसल हम बिन बोले वो सारे के सारे रूल सिर्फ एक पॉइंट के लिए लगाते थे, एक मैथमेटिकल पॉइंट के लिए। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। आपको पता भी है न्यूटन सेकंड लॉ, F नेट बराबर m इंटू ए, में जो a है वो किसका? a किसका? P इज इक्वल टू m इंटू v, में वो v किसका? इसका मतलब दरअसल आप पूरी बॉडी पर वो चीजें लगा रहे थे, एक पॉइंट पे लगा रहे थे। हाँ, आप कहते थे कि हम पूरी बॉडी पे लगा रहे हैं, मगर वो दरअसल वो मैथमेटिकल एडजस्टमेंट था कि वो अपने आप वो सिर्फ एप्लीकेबल होता था किसी एक पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज व्हाट? सेंटर ऑफ मास। हाँ या ना? तो अभी तक हमने ट्रांसलेशन खूब पढ़ा, और ट्रांसलेशन में पूरी बॉडी को देखो चाहे एक सिंगल पॉइंट को देखो, कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है कि पूरी बॉडी जिस रफ्तार से मूव कर रही है
कोई एक पॉइंट भी उसी रफ्तार से मूव कर रहा होगा। तो किसी एक पॉइंट पे लगाओ या पूरी बॉडी पे लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं आ रहा समझ। तो आपको पता है कि अगर एक रिजिड बॉडी, कौन सी बॉडी भाई, रिजिड बॉडी मूव्स, रिजिड बॉडी मूव्स such that one particle is at relative rest with respect to other, such motion is called, क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन। अरे ऐसा मोशन क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। अरे सहमत है आप लोग, ट्रांसलेशनल मोशन बोलो क्लियर एकदम, ट्रांसलेशनल मोशन। पहले बताओ समझ में आया क्या? हाँ, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ साथ क्या ट्रांसलेशनल मोशन भी है? मैं व्यक्ति होने के साथ साथ इंजीनियर भी हूँ एज वेल एज टीचर भी हूँ, क्या हो सकती है ऐसी चीजें? तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, साथ साथ ये कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहने का मतलब किसी एक पार्टिकल पे बैठ के किसी दूसरे पार्टिकल को देखोगे तो उसकी रफ्तार रिलेटिवली कैसी दिखेगी, जीरो। नहीं आया? अगर मैं एक बात करूं, आप मुझे बताओ, अगर कोई पार्टिकल किसी ऐसे रास्ते पे जा रहा हो, अरे हाँ या ना? पहले बताओ ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसे मोशन को बोलते हैं, अगर पाथ के बेसिस पे देखोगे तो कर्वलीनियर मोशन। कैसा भाई? कर्वलीनियर मोशन। अरे सही बात है ना? लेकिन अगर फिर से कहा कि इसमें क्या, अगर ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या सभी 20 से जाएंगे? अगर सभी 20 से जाएंगे तो किसी भी एक मोमेंट पे एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की रफ्तार, मतलब कि अगर यहाँ पर ए देखो, ये बी देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज जीरो। अरे भाई, तो अगर किसी एक पार्टिकल के बैठ के किसी दूसरे पार्टिकल को देख रहे हो और इस बेसिस पे मोशन को क्लासिफाई कर रहे हो, तो ये भी कौन सा मोशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन। अरे भैया, ट्रांसलेशनल मोशन। और आपको पता है ट्रांसलेशनल पूरी बॉडी को एनालाइज करें या किसी एक पॉइंट को, एक बात या अलग अलग? ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर पूरी बॉडी को एनालाइज करें या किसी एक पॉइंट को, एक बात या अलग अलग? अरे एक बात है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जो पूरी सिस्टम के ट्रांसलेटरी मोशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट। अरे तो अगर किसी बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को एनालाइज भी करना है तो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम किसी एक पॉइंट को कर लेंगे, और क्या एक पॉइंट को हम पहले ही कर चुके हैं? नहीं पहुंच रही मेरी बात? डाउट है? नहीं आ रहा? तो आज के इसका मतलब हमें जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर ये मोशन तो पढ़ना ही नहीं। क्यों? पढ़ चुके हैं। अरे भाई, आ रहा नहीं आ रहा? डाउट है? और भाव करने की जरूरत है? चेपो बड़ाक से फिर आगे बात करें। क्या बोल रहे हो तुम, नीचे वाला ऊपर वाला? मजाक चल रही है भाई साहब। ससुराल पड़ोस में है भाई साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये भी पता है सासू माँ सीधी है, कैसे? ठीक है जी, मुश्किल लग रहा है। चेपो बे, अगर अच्छा इसको पाथ की बेसिस पे अगर अपन क्लासिफाई करें, कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है बोल दो। मेरे को पसंद नहीं आ रहा है आजकल। जा
तो पहला ये कौन सा हमने पढ़ा है रिजिड बॉडी का? ट्रांसलेशनल मोशन। अरे ट्रांसलेटरी मोशन ठीक है, अरे जो भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। नाम में क्या रखा है? पिछले साल में बोर्ड भर देता था, हेडिंग ही नहीं लिखाता था, बाद में समझ में आता था अच्छा ये पढ़ाया है। पूरा यहाँ वहां से शुरू करता था उधर वाली बोर्ड में और वहां तक भर देता था, बाद में पता चलता अच्छा ये कुछ पढ़ाया है, समझ में सब आ जाता था, बस ये नहीं पता होता था क्या पढ़ाया है। हाँ, कर्व लीनियर मतलब उल्टे पुल्टे पाथ पे जा रहा है यार। कर्व ट्रांसलेशन, देखो गोरे आदमी और लंबे आदमी में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। गोरा कहने का नजरिया ही अलग है, लंबा कहने का नजरिया ही अलग है। लंबा मतलब यू आर ऑब्जर्विंग द लेंथ। ट्रांसलेशनल कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक पॉइंट पर बैठ के दूसरे पॉइंट को तुम देख रहे हो उस बॉडी के, वो कैसा दिखेगा? रिलेटिवली रेस्ट पे। हाँ तो बिल्कुल, क्या मैंने वो ये भी तो ट्रांसलेशन ही तो है ना ट्रांसलेशन। हाँ, पाथ के बेसिस पे देख रहे हो तो ये स्ट्रेट लाइन है और ये कैसा है? कर्व लीनियर। Rigid body moves such that one particle is at relative rest with respect to other. अरे कुछ भी लिखा हो, रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब ये मत पूछा करो यार क्या लिखा है, सब बढ़िया लिखा है, वो तो सगुन का लिख देता हूं मैं। अच्छा सुने 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 सुने, इधर आओ। ए भाइयों 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 इधर आओ। आप लोग को सर्कुलर में मैं कुछ बात करा चुका हूं, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा अभी देखो, ये मेरे पास कोई एक रॉड है, रिजिड रॉड। कौन सा रॉड? और रिजिड रॉड में मैंने किल्ला ठोक दिया है, सही बात है ना? ठीक है साहब, सुनते रहना ध्यान पूर्वक। अच्छा अभी मैं इस रिजिड रॉड को थोड़ा सा घुमाने की चेष्टा करूंगा, तो आप मुझे बताओ क्या कोई जीवन ऐसा आएगा जिस वक्त ये रॉड यहाँ पहुंच जाएगा? और इसमें कुछ बिंदुओं को मैं मार्क करता हूं, ये बिंदु रहा ए, ये बिंदु रहा बी और ये बिंदु रहा सी। अरे हाँ या ना? अच्छा आप मुझे बताओ, अगर ये रॉड रिजिड है तो एक बात तो तय है कि जितनी देर में ए वाला पॉइंट यहां आएगा उतनी देर में बी वाला पॉइंट यहां आएगा। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? कंट्रडिक्शन करके देख लेते हैं। मान लिया बी पहले पहुंच गया, ए वाला क्या टूट जाएगा? और रॉड कैसा है? रिजिड, टूटना पॉसिबल नहीं है। सहमत है? अब आप देखो जरा, उतनी देर में सी वाला यहां आ जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? अच्छा आप मुझे बताओ, इसने जो एंगल टी टाइम में ट्रेवल किया, ऑब्वियसली सबने सेम समय पे काम किया, मतलब आपको पता है इसने भी टी टाइम लगाया, इसने भी टी और इसने भी टी। तो अगर इसने चला थीटा ए, इसने चला थीटा बी, तो इसने चला होगा थीटा सी। कौन ज्यादा? कौन ज्यादा? सारे बराबर होंगे? इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि थीटा ए बराबर क्या होगा, थीटा बी बराबर क्या होगा, थीटा सी। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब अगर मैं बात करूं, इन पूरे को टाइम से डिवाइड कर दूं, तो थीटा आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी होती है? मतलब मैं लिख सकता हूं ओमेगा ए बराबर क्या लिखोगे, ओमेगा बी बराबर क्या लिखोगे, ओमेगा सी। अरे हाँ या ना? अच्छा आपसे अगर मैं फिर से पूछूं, ओमेगा को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। मतलब आप लिखोगे अल्फा ए बराबर अल्फा बी बराबर क्या लिखोगे, अल्फा सी। इसका मतलब अगर रिजिड बॉडी घूमती है तो उस बॉडी पे प्रेजेंट हर पॉइंट क्या सेम टाइम में सेम एंगल ट्रेवल करेगा? सेम टाइम में क्या हर पार्टिकल की सेम एंगुलर वेलोसिटी दिखेगी? क्या मेरे भाई सेम एंगुलर एक्सेलरेशन दिखेगा? नहीं आया? इसका मतलब जब कभी रिजिड बॉडी घूम रही हो तो उसके हर पॉइंट का भाई साहब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम या अलग अलग? सहमत है आप लोग? मगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट बोलूं एस ए, इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना? एस ए। इसने कितना ट्रेवल किया? एस बी। और इसने कितना? एस सी। सबसे ज्यादा कौन? क्या सारे बराबर हैं? क्या कम ज्यादा है? आपको यहां पर दिख रहा है एस सी इज ग्रेटर देन एस बी इज ग्रेटर देन एस ए। सबके द्वारा डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, मतलब आप कहोगे एस सी बराबर नहीं है एस बी के और बराबर नहीं है
एस ए के। सहमत है आप लोग? अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के स्पीड आ जाएगी, तो स्पीड भी बराबर नहीं मिलेंगे। स्पीड को डिवाइड कर दूं टाइम से क्या एक्सीलरेशन आ जाएगा। मतलब आप कहोगे स्पीड ऑफ सी बराबर नहीं होगी स्पीड ऑफ बी के बराबर नहीं होगी स्पीड ऑफ ए के। आप लिख सकते हो एक्सीलरेशन ऑफ सी बराबर नहीं होगा एक्सीलरेशन ऑफ बी के, और ये बराबर नहीं होगा एक्सीलरेशन ऑफ ए के। इसका मतलब जब कभी रिजिड बॉडी घूम रही हो तो उसका हर पॉइंट, ये याद रखना, उसके हर पॉइंट का सेम टाइम में क्या सेम एंगल ट्रेवल करना होता है। मतलब क्या सबकी एंगुलर स्पीड सेम रही होगी, सबका एंगुलर एक्सीलरेशन सेम रहा होगा, मगर लीनियर पैरामीटर सेम होने जरूरी। सहमत है आप लोग? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, जग जाओ गुरु, इतनी भी बोरिंग चीज नहीं चल रही है। कब बता चुका हूं? यही तो बता रहा हूं कि आगे देखना, इसीलिए वहां बताया था ताकि यहाँ याद दिला दूं। एक और चीज देखना, इसको मिटा दूं मैं? सुनना ध्यान से, एक और चीज देखना मेरी बात ध्यान से। कुछ बात मैं तेरे से आज करना चाहता हूं, देखना ध्यान से। मान लीजिए हुजूर, ये मेरे पास कोई रिजिड बॉडी, कौन है भाई? रिजिड। अरे सब लोग सहमत हैं? अब मैंने इसको घुमाने की कोशिश करी है किसी कांस्टेंट ओमेगा से, किसी कांस्टेंट ओमेगा से। कांस्टेंट ओमेगा का मतलब यह है कि आप कहोगे साहब ये ए वाला पॉइंट है, ये कुछ ऐसे घूमेगा। अरे हाँ या ना? ये जो बी वाला पॉइंट है क्या कुछ ऐसे घूमेगा? और ये सी वाला पॉइंट भी कुछ ऐसे। यस और नो? मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं भैया, आप देखो इसकी दूरी यहां से कितनी आर है, इसकी दूरी यहां से कितनी आर बी, और इसकी दूरी यहां से कितनी आर सी। अरे सहमत है आप लोग? मैं आपसे पूछूं कि भैया इसकी स्पीड कितनी, तो आप कहोगे वी है। इसकी स्पीड कितनी, आप कहोगे वी बी, और आप कहोगे इसकी स्पीड कितनी, वी सी। बट ओमेगा किसका ज्यादा? ओमेगा किसका ज्यादा? आप मेरे भाई एक बात लिखोगे, आप लिखोगे वी ए बराबर क्या लिखोगे? ओमेगा इंटू क्या लिखोगे? आर। अरे वी बराबर आर ओमेगा होता है यार। और वी बी बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू क्या लिखोगे? आर बी। एंड वी सी बराबर ओमेगा इंटू आर सी। नहीं आ रहा? मतलब आप यहां से अगर लिखना चाहो तो ओमेगा सबका अगर बराबर लिखना चाहते हो तो वी ए अपॉन क्या लिखोगे? आर ए। और वी बी अगर यहां से आर बी हटाओ तो ओमेगा बराबर क्या लिखोगे? वी बी अपॉन आर बी। अरे भाई कोई डाउट है? अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं यहां पर कि वीसी बराबर क्या, वीसी अपॉन क्या लिखोगे? आर सी। इट इज अगेन कम्स आउट टू बी ओमेगा। सर बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि सबकी जब कोई बॉडी घूम रही होगी, सिर्फ घूम रही होगी, तो उसका हर पार्टिकल क्या सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा? सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा। क्या सबकी वेलोसिटी सेम होगी? नहीं, सबकी वेलोसिटी अलग अलग, क्योंकि सबका रेडियस अलग अलग, मगर एंगुलर वेलोसिटी नहीं आया, नहीं आया। सर एक मिनट, एंगुलर वेलोसिटी सेम, सर इस एक्सिस के अबाउट, मैंने कहा किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, मान लेते हैं ए पर बैठ के देखिए। अरे भाई अगर मैं बोलूं, अभी आपने क्या लिखा है, ये आपने सब ए बी सी का ओमेगा लिखा है, मगर किस पॉइंट के अबाउट? ओ के अबाउट, क्योंकि आप मान रहे हो सब घूम रहे हैं किस पॉइंट के अबाउट? ओ के। यानी दिस इज द ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ। मैं तो कह रहा हूं तू लिख ले ओमेगा ऑफ बी लिख ले विद रिस्पेक्ट टू सी। नहीं आ रहा समझ? आपको मैं ओमेगा की बात अगर बताऊं, आप इसका ओमेगा कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन लेंथ ऑफ दिस। नहीं आ रहा समझ? आपसे मैं पूछूं इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो आप कहोगे वीबी की वैल्यू थी ओमेगा इंटू आरबी। अरे आप क्या लिखोगे? ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अरे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जान तो तुम्हारा तो इतना काम हो जाएगा। अपॉन क्या लेंथ ऑफ बीसी लिखोगे? बीसी मतलब दिस मच लेंथ। नहीं आया? अब आप मुझे बताओ वीबीसी का मतलब क्या होता है? वीबी माइनस वीसी। और वीबी की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इंटू क्या लिखोगे? आरबी। और वीसी की वैल्यू क्या लिखोगे? ओमेगा इंटू आर सी। अपॉन अगर बीसी की लेंथ लिखनी है, ये बीसी क्यों कर रहा? अच्छा अरे देखो आप क्या लिखोगे? ओमेगा इंटू आरबी
और माइनस का क्या लिखोगे, ओमेगा इंटू आर सी अपॉन, देखो ओमेगा ऑफ बी यानी बी और सी की लेंथ, तो आप कहोगे इस पूरी लंबाई में से क्या इस लंबाई को घटा दिया जाए? नहीं आया समझ? एक बार फिर से देख बेटा देख, आपने क्या लिखना चाहा, ये सब आपने किस पॉइंट के अबाउट घूमते हुए माना? ओ के अबाउट। तो आपने लिखा भाई साहब कि यही सेंटर इसी के अबाउट सब घूम रहा है, तो आप लिख के ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ तो रुका हुआ है, तो उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले ली वीए अपॉन क्या लिखा आर। सिमिलरली आपने लिखा बी का ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो आपने बी की परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले ली अपॉन ये वाली क्या ले ली, डिस्टेंस। नहीं आ रहा समझ? लेकिन अब आप किसका लिखना चाह रहे हो? बी का, इसका विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी बैठे कहां हो? सी पे। अरे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी, यानी आप देखोगे सी पर बैठ के देखो। अरे तो जो बी की रफ्तार दिखेगी क्या दिखेगी भैया? वीबी माइनस वीसी। अब वीबी कितना था? ओमेगा इंटू आरबी, माइनस वीसी क्या था? ओमेगा इंटू आरसी अपॉन ये दूरी कितनी है? तो आप लिखोगे आरसी माइनस, सही बात है, आपने लिखा आरसी माइनस आर। तो आपको एक चीज दिखा कि ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ओमेगा ले लीजिए कॉमन, क्या भाई मेरे भाई यहां देखिए आर बी माइनस आर सी और अपॉन आर सी माइनस आर, माइनस कॉमन ले लो। अरे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे भाई क्या ये ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड में बराबर हो गए? और है तो क्या पर कट जाएंगे? इसका मतलब जब कभी रिजिड बॉडी मूव करे तो किसी भी एक पॉइंट पर बैठ के देखो, दूसरे पॉइंट का एंगुलर स्पीड सेम या अलग अलग? नहीं आया? इसका मतलब रिजिड बॉडी पर कहीं भी बैठो, एक पॉइंट पर बैठोगे दूसरे पॉइंट की एंगुलर स्पीड सेम, लेकिन कब सेम? जब क्या वो घूम रही होगी? और घूम रही है मेरे भाई किसी पॉइंट के अबाउट, और जब घूमती है तो क्या उसका हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा होता है? जब कभी रिजिड बॉडी घूमना शुरू कर दे ऐसे मोशन को बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं भैया? प्योर रोटेशनल मोशन। अरे बोलो क्लियर है सबको? नहीं आ रहा समझ? सब लोग जिंदा हैं? क्या मेरे भाई ट्रांसलेटरी मोशन समझ में आया? एक पार्टिकल पे बैठोगे दूसरे पार्टिकल को देखोगे कैसा दिखेगा? रेस्ट। लेकिन जब कभी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो किसी एक पॉइंट पर बैठ के किसी दूसरे पॉइंट को, किन्हीं पॉइंट को देखो, सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या दिखेगी? सेम। यानी मैं यहीं से कहना चाहता हूं, अगर मैं पूछूं ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना 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 ओमेगा, आपसे पूछो ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना दिखेगा? ओमेगा। क्यों भैया? ये रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट पे बैठ के किसी दूसरे पॉइंट को देखो तो क्या सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ दिखेगा? और क्या सबके सब सर्कुलर पाथ पे जाता हुआ दिखेगा? अगर ऐसा दिख रहा है तो ये मोशन ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, ये मोशन है प्योर रोटेशनल मोशन। नहीं आ रहा? डाउट है? समझ में आया क्या? इसी को प्योर रोटेशनल मोशन या फिर बोलते हैं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। क्या बोलते हैं भैया? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। बोलो सहमत है? चेपो ध्यान से। उड़ गया क्या? आज का दिन ही है जो आपको रोटेशन में फील दिलाएगा, वरना तो तुरंत प्रहार होना शुरू होगा। इसीलिए कह रहा हूं तुम्हें इसमें नींद आ रही है चाचा? अरे पहले पढ़ाई, डोंट अंडर एस्टिमेट। वैसे तो हर चीज आप क्लास 6 में आईसीएससी में पढ़ लेते हो वेलोसिटी, इसका मतलब ये नहीं कि कल को उसको देखा न जाए। एक ही बेटा है, बाप हर रोज उसको उसी प्यार से देखता है। इसका मतलब मेरा ही तो बेटा है, 15 साल ही तो पैदा किया है पहले, आप क्यों देखें? मिटाने की कोशिश करूंगा मैं इधर। ये हाथ काट लेने मैंने, तुम रफ्तार बढ़ा ले हो। प्रतीक जी मुंह देख, क्या हुआ? हाँ वो है ना उधर। तो ठाकुर बन गए हो यार, शॉल लोड़ के। उड़ तो नहीं रहा अभी तक? घर पे जाके बहुत जानलेवा तरीके से पढ़ाई कर देखना है इसको, घूम घूम। एक तो पिद्दी सी हो, उसके बाद वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पे बैठती हो।
हम्म। हम्म। लगा ले माइनस। माइनस से कौन सा चमत्कार मिल जाएगा? सर ओमेगा अंदर दिखने लगे। अरे कैसे दिखेगा भाई चमक पगला? अरे मैग्नीट्यूड ले लो बापू। कौन सा माइनस? माइनस बोलो, हम लगा देंगे, तुम बोलो। यहाँ पे ना डिस लेंथ ही है। मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आर बी माइनस आर सी लिख लो, तो दिक्कत क्या है? लेंथ ही तो है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? तो अंडरस्टैंडिंग है यार, नहीं समझा? हम्म। अगर आप लोगों ने चेप लिया है तो फिर कुछ लिख लें। ठीक है ना? मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, मेरा ससुराल मेरे घर के पास क्यों नहीं है। बीवी के दूर जाने का कभी गम ही नहीं होगा। मेरा घर तो बड़ा दुखद है भाई। मैं बताऊं, मेरा घर कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये मान लीजिए मेरा घर है, मान लीजिए ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू। तो आपको इधर से दिखेगी सड़क, इधर से दिखेगी सड़क, इधर से भी दिखेगी सड़क, और इधर दिखेगा एक दूसरा प्लॉट जो कि खाली है। पूरी बस्ती भरी है, खाली प्लॉट है। मतलब आप कहीं देख भी नहीं सकते हैं। सिर्फ एक काम कर सकते हैं, सुसाइड। किधर भी कूदिए बिना रोक टोक के, जो भी कह लीजिए इसको। अच्छा तुम तो हाईवे पे लेटे रहते हो, मैं देखा ही नहीं। समझ गया मैं। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। समझ गया ना गप्पा? तुम्हारे में तो आगे रास्ता भी नहीं है। मेरे में तो फिर भी 3 रास्ते हैं। समझ गए ना? कंसेप्ट क्लियर है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वो ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो क्यों होगा पप्पा? आओ तुम्हें करके दिखाता हूं, देखो। आओ देखो, आप क्या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी कितना है? आर बी माइनस क्या लिखोगे? आर ए। माइनस माइनस का चक्कर देख लेना तुम, सही है ना? तो आप क्या लिखोगे? ओमेगा आर ए। आप क्या लिखोगे? भाई इस वी ए की वैल्यू क्या लिखोगे? ओमेगा आर ए। इस वीबी की वैल्यू क्या लिखोगे? ओमेगा आर बी। उठा छेप दो।
पलट के इस दिशा में दे दो, ऐसा तुम बोल रहे हो। ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है। इसकी फॉर्मूला ही दूसरा होता है। इसका मतलब होता है कि कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी टू द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग। ठीक है ना, ये होता है। और हमने पलट के ही तो दिया है। इस पे बैठो, इस दिशा में पलट के दे दो, बैठो, पलटो, वही तो किया है। समझ गए ना। अरे गुरु, वो पता ही नहीं कि हम बाप हैं। जब आपको डाउट आता है हम पहले ही सॉल्व करके घूमते हैं। कई लोग तो इसको भी बना लिए होंगे इम्पोर्टेंट नक्शा है जो हम, हाँ ठीक है, चले आने बाबू लोग। एक पॉइंट लिख लें कि जब कभी कोई रिजिड बॉडी इस तरह से मूव करे, जब कोई रिजिड बॉडी इस तरह से मूव करे सच दैट all particles moving with same angular velocity with respect to other यानी कि ये सुन, जब रिजिड बॉडी के हम किसी भी एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट को देखने लग जाए और वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ दिखे, तो याद रखिए बॉडी का मोशन कौन सा है? प्योर रोटेशनल मोशन। तो लिख ले भाई सन, लिख ले प्योर रोटेशनल मोशन। Then the motion of the rigid body is called pure rotational motion. ठीक है ना। अब सामान्यतः जब प्योर रोटेशनल मोशन, इधर सुने, बस करे, पेन रख दे, कलम नीचे, कमर सीधी, आंख मेरी तरफ। मैंने कहा जब कभी प्योर रोटेशन होगा तो सामान्यतः ये देखो मिलेगा कि कहीं ना कहीं बॉडी फिक्स्ड होगी। अरे सही बात है। yes, एक जगह पर फिक्स होगी और अदर एंड घूम रही होगी। यस और नो? ये फिक्स पॉइंट मतलब क्या इन सभी सर्कल का सेंटर कहलाएगा? yes, अगर इस यानी सेंटर से एक लाइन पास कर दूं, क्या पास कर दूं? लाइन, वो क्या कहलाएगी? एक्सिस। अरे सही बात है। yes, अब अगर ये सेंटर सभी सर्कल का सेंटर फिक्स है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक्सिस भी फिक्स है। yes, तो इसको क्या मैं बोल सकता हूं कि रोटेशनल मोशन है क्या फिक्स्ड एक्सिस का है? yes, तो क्या बोला जा सकता है कि इट इज ऑल्सो प्योर रोटेशनल मोशन मींस फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन? yes, मुंह देखना बंद कर ले, लिख ले भाई साहब, प्योर रोटेशनल मोशन is also named as fixed axis rotation. एक्सिस समझाऊं, ये समझ में आया है? एक्सिस पे भौंकने की जरूरत है? ठीक है, चेपो। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। अब सुन, तीसरे बिंदु पर फोकस करते हैं। इधर आओ। आपने बड़ी ध्यानपूर्वक रोलिंग फोलिंग तुमको पता नहीं, मगर हमको ये पता है जो होने वाले। आपने साइकिल के पहिए को कभी देखा है? देखा है यार? देखा है। पहले कह नहीं सर, हमारे मार्स पे तो साइकिल चलती ही नहीं। खैर, कम टू द पॉइंट आ जाए। अब साइकिल, आप मुझे बताओ, साइकिल का चक्का घूम रहा होता है, चल रहा होता है, दोनों कर रहा होता है? अरे नहीं सर, खाली घूम रहा होता है। खाली घूमता घोड़ा तो आगे कैसे जाता? अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो आप मुझे प्रशांत नहीं आएगा? अच्छा, दुकान है। ये भी एक बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात। इधर सुने, तो आपको पता है ये घूमेगा भी क्या, लेकिन वो जो एक्सिस है, याद रखिए एक्सिस घूमेगा नहीं, क्या वो सीधा चल रहा होगा? yes, यानी पहले देखो, पहले वाले में क्या हुआ, सारे जने चले,
दूसरे में सारे जने घूमे, इसमें चले भी सही और ऐसे मोशन को बोलते हैं CRTM, कंबाइन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। अरे सही बात है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस बार इस सिलेबस से इसीलिए बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा, वरना प्राण निकाल देता था। सारा नहीं कटा है, जितना कटा है उतना मैं काटूंगा, जितना मुझे पढ़ाना है उतना मैं पढ़ाऊंगा। अरे सही है ना। तो जब चले भी सही और घूमे भी सही तो आप भाई साहब उस मोशन को क्या बोलेंगे? 99.99 बार हम फोकस इसी पे करेंगे, फिक्स एक्सिस रोटेशन। सही है ना। तो हेडिंग डालने प्योर रोटेशनल मोशन किस बॉडी की? यानी रिजिड बॉडी के मोशन। पहले सुन, हमने जाना कि बॉडीज कितने तरह की, बॉडीज दिखी दो तरह की, रिजिड और पहले तो पार्टिकल की पढ़ लिया, पार्टिकल गए तेल लेने, फिर क्या बॉडीज की पढ़ने आ गए? बॉडीज में सबका औकात कहाँ दिखेगा? सेंटर ऑफ मास पे देख लिया पिछला चैप्टर में। अब हमने कहा बॉडीज अगर दिखेंगी तो उनकी कुछ क्वालिटी होगी, कुछ बॉडी कहलाएंगे रिजिड और कुछ कहलाएंगे नॉन रिजिड। रिजिड बॉडी के भी कुछ अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग मोशन देखने को मिलेंगे। एक था ट्रांसलेशन, जो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बिना बताए पढ़ चुके हैं। अरे क्या अब भाई साहब घूमने वालों को पढ़ेंगे? और घूमने और चलने वालों को गए। अरे सही है। तो पूरा कंसर्न होगा रिजिड बॉडी पर, और रिजिड बॉडी का मोशन कौन सा होगा? फिक्स एक्सिस रोटेशन। अरे भाई मुंह देखना बंद करें और लगा ले शगुन की हेडिंग, फिक्स एक्सिस रोटेशन। हमें बना ले बस शगुन का ये। अरे आपकी कॉपी में रहना चाहिए कि मास्टर ने दिखा दिया था कुछ, और क्या जो करे बनाए ही ना फिर। और क्या, इसीलिए तो कह रहे क्रिकेट मत खेलो, सो मत। 650 में भी कुछ हो जाए जरूरी नहीं है। हाँ इसीलिए हाँ नहीं जाना पड़ेगा। मिटा दूंगा मैं। थोड़ा सा लो, अपनी स्पीड बढ़ा लो, ना लात खाओगे तुम लोग। सहिस्ता नहीं है क्या? ओ यार यार भावुक हो जाता हूं मैं, तबीयत खराब होगी। अच्छा एक बार आपसे आप क्या सच में तबीयत खराब होने जाने के बाद घर पे बेड पे सो ही जाते हो? तो डॉक्टर आता है तुम्हारी इलाज करने जब तुम लेटे रहते हो। जब तक लेटे रहते हो तब तक इलाज करता है वो, फिर तुम्हें थोड़ी देर बाद कष्ट होने लगता है, फिर डॉक्टर अपना सारा इलाज बंद कर देता है। एक लौंडा ऐसा, कोई ऐसा नहीं करता भाई। कैसे आप, हाउ एवर यू आर बीमार, हाउ मच यू आर बीमार, यू नेवर लेटिंग, यू नेवर लेटिंग। समटाइम यू बैटिंग, समटाइम यू बकैती करिंग, समटाइम यू कैन सिटिंग इन द क्लास। कहना अंग्रेजी पूरी गलत ए गरीब अंग्रेजी ही नहीं है, ये हमारी इटसेल्फ भाषा है। इधर सुने, तो जो लोग ये बता के चल जाते कि मैं बहुत बीमार हूं सर, करोगे क्या घर पे? कोई है भी तो नहीं जिसके साथ तुम कुछ करो। इंपॉर्टेंट बात ये है, तो आप बैठ सकते हैं क्लास में, यहाँ पे तो इतने लोग हैं, या तो पढ़ लो या ऑप्शन तलाश लो, कुछ तो कर लो जीवन में। खैर ठीक है, मेरे घर के आसपास तो कुछ नहीं है यार, मैं कोचिंग चलाता हूँ। चारों तरफ तो भाई सब खाई है, किधर से भी कूदो। अच्छा मैंने कभी ट्राई नहीं किया, हमारे घर की बिल्ली ने ट्राई कर लिया, बिल्ला उसको दौड़ा लिया, 3 मंजिले से नीचे कूद गई, बच गई। अरे यार मजाक चल दिया, बिल्ली डेमो दिखा रही थी कि तुम भी कूदो बच जाओगे। अबे बिल्ली डेमो दिखा रही थी कि आप कूदोगे मेरी तरह बच जाओगे, ठीक है ना। मगर मैं होशियार आदमी था, मैं बोला कि तुम्हारे जैसी मेरी किस्मत नहीं है, तुम यहाँ खेलती हो और उसके बजाय तुम खाना पाती हो, हम यहाँ पढ़ाते हैं उसके बजाय गाली पाते हैं। हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, अपनी बिल्ली से बताए।
रात में हमको सुकून देती है बिल्ली जब हम पढ़ते हैं। अभी तो खैर मिनाइल है, तो मिनाइल और बिल्ली दोनों एक जगह नहीं रह पाती, मारा पिटैया होती। खैर करने तो पॉइंट। शगुन की हेडिंग क्या बोली थी? लगा ले भैया, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन। अच्छा रोटेशनल बोले या रोटेशन बात एक ही है। और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, ठीक है भाइयों। अभी देखिए मैं हर साल शुरुआत एक आलू से करता हूं, आलू से। इस बार भी सोचा हूं कि कुछ ऐसा ही जो है काम करूंगा, स्टार्ट करूंगा एक आलू से। अरे बढ़िया नहीं लग रहा मेरे को, ये आलू है, आलू। गेम के उसूल पहले बता दिए थे, अब तुम मान नहीं रहे हो। गेम का उसूल पहले आप बतियाएंगे ना, हम ही काम करेंगे सारा। इधर आओ, ठीक है इधर आओ। खैर कम टू द पॉइंट। अभी ये मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, कौन है? अरे है यार। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूं यार, एक सुई चुबा दिया, सुज्जा आर पार। अब अगर आलू में सुज्जा घुसेड़ के आलू घुमाओगे तो आलू घूमेगा। अब तुम ये आलू को घुमा रहे हो, तुम मन कर रहा है तुम्हारा, घुमाते जा रहे हो आलू। अरे इधर आओ इधर आओ, बस करें। अगर मैं यहां पर बहुत सारे पार्टिकल को देखूं, कोई पार्टिकल यहां बैठा होगा, अरे होगा यार। कोई दूसरा पार्टिकल यहां बैठा होगा, भाई इसका मास m1 होगा, इसकी रेडियस कितना r1, इसका मास होगा m2 और इसकी रेडियस r2। ऐसे करते करते मैं पहुंचूंगा किसी nth पार्टिकल पे जिसकी रेडियस कितनी rn। अच्छा बताओ जब ये पूरा आलू घूमेगा, क्या साथ साथ सारे पार्टिकल भी घूमेंगे? किस पाथ पे जाएंगे? कल ये तो देख के पता चलेगा सर। अरे सर्कुलर पे जाएंगे यार। ओफो, रुला देते हो यार। देखो 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 देखो, क्या सारे ही चक्कर काट रहे हैं? किसी को कोई डाउट है? सारे चक्कर काट रहे हैं विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अच्छा बताओ अगर मैं इसकी वेलोसिटी, भाई अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिखूं यहां पर v1, तो v1 की वैल्यू कितनी लिखोगे? r1 ओमेगा। ना लिख पाओगे? अच्छा इसकी वेलोसिटी अगर मैं लिखूं, ऐसे घूम रहा है v2, v2 की वैल्यू कितनी? r2 में। अरे कर दिखाया तुमने। अभी देखो फिर से मैं लिख रहा हूं vn, vn की वैल्यू rn ओमेगा। अरे सही है। अच्छा मैं लिखना चाहता हूं काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे लिख देना चाहिए हाफ टोटल मास VCM स्क्वायर। चप्पल मार देने साले यस सर को बोल दी। अब रिलेशन लीनियर नहीं है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखने का एकमात्र तरीका, हर एक को पकड़िए और सबका लिखिए और क्या सामान्यता जोड़ दीजिए। तो आपने कहा मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूं। क्यों लिखना चाहता हूं मत पूछेगा, मेरा मन कर रहा है। अरे तो मैंने कहा मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं हाफ m1 v, कई लोग करे कैसे लिख दिया, मैंने कहा देखो आई से लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी होती है स्केलर और होती है पॉजिटिव, तो चुपचाप जोड़ते जाइएगा और सबकी जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और आप लिखेंगे K1 की वैल्यू, अरे अरे तुम पसंद नहीं आ रहे, सनक रहा हूं मैं, ठीक है, हाफ m1 और यहाँ क्या लिखेंगे? v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड डैश हाफ mn vn का स्क्वायर। किसी को शक है? अरे आप आगे बढ़ते गए कुछ मजा आने वाला है आपको। आपने लिखेगा हाफ तो हो गया कॉमन, क्या हो गया? कॉमन। m लिखा, m1 लिखा, v1 की वैल्यू क्या है? r ओमेगा नहीं, r1 ओमेगा। अरे यार आपने लिखा r1 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस m2 r2 ओमेगा का होल स्क्वायर एंड mn rm ओमेगा का होल स्क्वायर। किसी को शक है? और आप तुरंत प्रभाव से कहने लगेंगे कि भैया आपको मैं बता दूं, जैसे a इंटू बी का होल स्क्वायर हो तो हमारे अब्बा कहते हैं लिख दो a स्क्वायर बी स्क्वायर। नहीं आपको इसमें भी डाउट आता है, एक आध बार लड़के लेके आए सर ऐसे कैसे हो गया। तो हाफ, आप यहां बताओ m1 क्या लिख दूं मैं?
R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड Mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। किसी को शक है? फिर से कुछ कॉमन दिख रहा है? ओमेगा। कौन है? ओमेगा। आप मुझे बताओ, मैं लिखूं हाफ, यहां लिखूंगा M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर एंड Mn Rn स्क्वायर एंड फाइनली ओमेगा स्क्वायर। अरे भाई, किसी को शक है? डाउट है? अच्छा, आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो भैया कि अगर किसी की वेलोसिटी v है, किसी का मास m है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हो? आप लिखते हो हाफ मास। क्या लिखते हो? मास। तो आप लिखते हो हाफ मास इनटू अरे सही बात है, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जरा इसको कंपेयर करो, यहां पर कौन सा वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर क्या है? हाफ। क्या यहां पर मास दिख रहा है? यानी ये चीजें भी मास जैसी कुछ होंगी। ये मास कब आया? जब क्या वो चल रहा था। ये मास जैसा फैक्टर कब आया? जब क्या चीजें घूम रही हैं। यानी ये जो चीज दिखी है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इसको बोल सकते हैं रोटेशनल मास। अरे रोटेशनल मास को ही दुनिया वाले क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे भैया, ये क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहलाता है बाबूजी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं आ रहा भाई? अगर कोई पास चल रहा होता, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, घूम रहा है, तो हाफ इनटू क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू घूमने वाली वेलोसिटी का स्क्वायर। अरे भैया, एक चीज इसको दुनिया वाले किससे दिखाते हैं? आई से। तो आज के बाद आपको समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखने का एक तरीका समीशन। इसका मतलब सबने सुना है? इसका मतलब ऐड करते जाइए। अरे आ रहा नहीं आ रहा? हाफ इंटू MI RI का स्क्वायर। पहले खर्चा ज्यादा लगेगा, MRI कराओगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या है? ये वो टर्म है, ये वो टर्म है जो मास के जैसा बिहेवियर देगा जब बॉडी घूम रही होगी। ये सुनो। अब मास क्या काम करता है, क्या रोल प्ले करता है, जरा समझे। अच्छा, एक आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो 1 किलो की बॉडी पर, चलेगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो 100 किलो की बॉडी पे, चलेगा? नहीं। अरे भाई, आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ कि यहां पर 1 किलो की बॉडी 10 न्यूटन फोर्स, एक्सीलरेशन क्या 10 आ जाएगा? यहां पर 1000 किलो की बॉडी, ले मौज कर, 10 न्यूटन का फोर्स, एक्सीलरेशन बोल। अरे 0.0। अरे भाई, व्हाट इज मास? मास वो टर्म है जो बताती है, देख लो सब नकाब से ही उनको लगन। अरे खैर का मतलब पॉइंट, इधर आओ, ध्यान भटक गया था यार। तो लोग शीशे की तरह ट्रीट करते हैं हमको। हा? अरे तुम्हारे पीछे भी कुछ है प्रभात जी। आज सैटरडे नहीं है, बस हम ये कह रहे हैं। खैर कम टू द पॉइंट, इधर आओ। हकीम उस्मानी तभी मिलते हैं जब दिन शनिवार होगा, सारे गुप्त रोग उस दिन गुप्त नहीं रहेंगे। इधर आओ, सुने मेरी बात। व्हाट इज मास? अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, कहीं तुम में तो कुछ नहीं। इधर आओ, मेरी बात सुने, बात सुने। मैंने कहा व्हाट इज मास? मास इज दैट पैरामीटर जो बता रहा है कि अगर मैं ज्यादा हूं तो मेरे चलने में कष्ट ज्यादा। जिनका मास ज्यादा है वो खुद समझ सकते हैं। अगर मास कम तो चलने में कष्ट कम। उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बता रहा है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो घूमने में कष्ट ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो घूमने में कष्ट कम। यानी घूमने में जितना ज्यादा कष्ट देने वाला कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सहमत है आप लोग? तो जिस तरह से सोच, अगर मैकेनिक्स पढ़नी है तो क्या मास आना जरूरी है? हाँ, सामान्यतः मास हमको पहले से गिवन होता था, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो किस किस बातों पे डिपेंड करती है। क्या मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करती है? क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस पे भी डिपेंड करती है? नहीं आ रहा समझ? कोई डाउट है बाबूजी? इसका मतलब क्या डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो क्या अलग अलग सिनेरियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा? अरे आ रहा नहीं आ रहा?
इसका मतलब अगर मैकेनिक्स पढ़नी है तो मास आना चाहिए, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़नी है तो आपको भाई साहब क्या मेरे भाई ये रोटेशनल मास यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, और इसकी क्या कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो अगले एक लेक्चर तक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कैलकुलेट करेंगे। मुंह देखना बंद करे, लिख ले भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेडिंग डाल ले, पहले बना ले, पहले इसको छेपो ना, फिक्स एक्सिस रोटेशन में बना लो, आलू लिख ले, आलू कंसेप्ट उड़ गया अभी आ रहा है ये आलू आ रहा है ये सबसे ज्यादा हंसा था, सबसे ज्यादा यही हंसा था। क्यों हंसे थे बे? मांस ज्यादा, चलने में कष्ट ज्यादा। अबे मैं भाई कॉलेज में था, एक बंदा था, मतलब वो वॉलीबॉल खेलता था, मेरे जैसे 10 निकलते उसमें से। 100 नंबर की जीन्स पहनता होगा मुझे लगता है, मैं तो 30 की पहनता हूँ, 100 की पहनता होगा मैं 30। पता नहीं कौन एक्सेल स्पेशल ऑर्डर पे आती होगी मुझे लगता है। और भाई इतना एक्टिव कि मैं उस दिन सारे इनर्शिया के रूल फेल हो रहे थे सारे इनर्शिया के सारे रूल फेल हो रहे थे। मैं गली, अब गप्पार मानेंगे नहीं, कौन है पे बोल रहे हैं, चेपो फटाक से। तो आज से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्यार से बोलेंगे मोई, मोई मोई मोई। अरे आज कुछ पढ़ाया है, किधर जाएगा, वो स्पीड हो गई, नहीं लिखेंगे, मैंने कंपैरिजन करा दिया ना कि अगर इधर सुन, इसका मतलब एक चीज और समझ में आ गई कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखने का एक तरीका है हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये बात याद रखना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। मूड में हम जान, ये कल से ये तनु के साथ खेल रही थी, मैं देखा था, पकड़ लिया था, समझ में आता तो थोड़ी खेलती, समझ ही नहीं आया। अभी एक्सप्लेन करेगी, एचओडी है।
लिखे भाई। हम्म, आलू तो जाएगा, आलू तो गया काम से। ऐ कैलकुलेशन ऑफ मोई हेडिंग डालने क्या है बाबू? एमओ ए और एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही डाउट था। ठीक है हुजूर, अब देखो कितनी बड़ी बड़ी बात मैं आपसे पूछूंगा और आप समझते हो, आप ना करके उसको छोटा बना देंगे। ठीक है ना? इधर आओ, टैलेंट तो है ही यार, मान गए हम। आओ इधर आओ। मैंने कहा एक यम मास है 2 किलो का, प्रभाजी दूरी है 2 मीटर, बस मोमेंट ऑफ एनर्जी आप इसका बता दीजिए। कितना भाई? अबे सही बोल रही है, 8 ही था। इसमें डाउट क्या है? अरे चुपचाप देखो, सबसे पहले इसमें केस डाल ले, पॉइंट मासेस। पहला है पॉइंट मास। कई बार सही बोलने के बाद भी दुनिया हंसती है, कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया को सही चीजें समझ नहीं आती। इधर आओ, तो आई बराबर क्या लिखोगे? आप लिखोगे m इंटू आर स्क्वायर। अरे सही है। आपको पता है सिंगल पार्टिकल के लिए चुपचाप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? m इंटू आर स्क्वायर। अरे सही है। तो आप क्या लिखोगे? m की वैल्यू कितना है करेजा? 2। r की वैल्यू कितना है? 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। ये कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, यूनिट होगी केजी मीटर स्क्वायर। अरे मुश्किल लगा क्या? ना 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 ना, अभी देखना, फिर से देखना, फिर से देखना। डाउट है? ना ना डाउट। अब देखना, आगे चले, आगे आगे आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखना ध्यान पूर्वक, सुन बाबू, मेरी बात सुन। अब सुन, ए बसकर आजा इधर आ। मान लिया कि यहां पर 1 किलो का मास है और ये 2 मीटर पे रखा हुआ, यहां फिर से 1 किलो का मास है और 2 मीटर पे फिर से रखा है। जल्दी बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? 8 होगा। हम समझ गए ना, इसीलिए कह रहे तुम ना समझो। 1 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ लिखोगे 1 इंटू 2 का स्क्वायर, कहने का मतलब 4 और यहाँ कहने का मतलब 4। अगर दोनों का इंडिविजुअल देखा जाए तो क्या समझ में आया कि एक्सिस पर ऊपर नीचे मास शिफ्ट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता नहीं है। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और मास की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अरे सही है। डाउट है? तो आप ये बात समझ गए तो फिर ये भी चिपका, एक हाथ और करेंगे, एक हाथ और करेंगे। ये बी नहीं है, ये पहला है, ये दूसरा है। अभी आप तीसरा देखें, इससे एक पॉइंट लिख लेना कि एक्सिस के ऊपर नीचे मास को शिफ्ट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता नहीं है। इधर सुनिए, तीसरा प्रश्न में आते हैं। मैंने कहा मान लीजिए एक मास यहां पर है और एक्सिस उसी में से घुप के निकल गई है, और मास कितना है मेरे भाई? 2 किलो। मास कितना है बाबूजी? 2 किलो। जल्दी बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कारणवश आप लिखोगे आई बराबर क्या लिखोगे? m इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 0, क्योंकि कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी नहीं, मिलेगी मतलब 0। और एक चीज समझ में आ गया कि अगर कोई एक्सिस है और मास से ही पास कर रही है तो उस मास का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। चेपो बड़ा। अच्छा, इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता तो? अरे क्या बात, अरे जान ज्यादा समझदार, ये गलत बोल गया। ठीक है हुजूर? नहीं ठीक है तो फिर क्या बात है? ठीक है। नहीं लिखा क्या?
अरे पिक्चर तो है ही सही। इसमें एक पॉइंट लिख लें कि सेम मास को एक्सिस के ऊपर नीचे शिफ्ट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। सेम मास को एक्सिस के ऊपर नीचे शिफ्ट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। आदर्श जी आप आ गए, अरे हम धन्य हो गए। हाँ, सेंटर ऑफ मास कुछ बोला ही नहीं मैंने आज तक। जैसे कि सेंटर, पिक्चर बंद, अरे बंद बंद हुआ है तो बैटरी हुआ है। कंटिन्यू है ना, अरे यार तो मजाक चल रहा है, अभी तो जिंदा है। वहां कौन क्या बोल रही थी? क्यों बोल रही है तुम ऐसा, पहले हमें ये नहीं समझ में आ रहा। मन तो मेरा भी मन जितना मैं बोल, ये क्यों हंस रहा है भाई? इधर सुनो, मेरी बात सुनो, अरे सुनो, याद रखिएगा जितना मैं बोलूंगा उसको सुनिए और पचाने की कोशिश कीजिए। वो पच जा रहा है तो आप अपने आप को मुबारक का खत लिखिए, ठीक है ना। अपने मन से कोई भावुक मत होइए, वरना ससुराल पड़ोस में है, सास गुस्सा हो जाएगी, फिर जानलेवा हो जाएगा। इधर आओ। लिखे, अच्छा इसके बाद भी कुछ लिख लेना, लिख लेना। इफ एनी एक्सिस पासेस थ्रू द, if any axis passes through the mass, if any axis passes through the mass, then the moment of inertia, then the moment of inertia of that mass then the moment of inertia of that mass about the axis will be zero. About the axis will be zero. आओ गरीबों इधर सुनो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ बहुत जानलेवा दे दी गई है, 10√3 दे दी गई है, ठीक है ना। और मास कितना दे रखा है? 1-1 किलो के मास है। अच्छे लग रहे हैं मेरे को, 1-1 किलो के, ठीक है ना। 1-1 किलो में 1 रुपए में 2 किलो, ठीक है। बताइए बताइए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोई, फाइंड द मोई ऑफ द सिस्टम। जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। एक्सिस ये रही है, ये एक्सिस है भाइयों, क्या बात कर दिया। सुन साहिब सुन, प्यार की धुन ना सुनेंगे भाई, ठीक है। कौन किसने कर दिखाया? कर दिखाया प्रभात जी। 75 kg, 275, 225, अबे 10√3 ही में, अच्छा हो सकता है, ठीक है। इधर आओ, अच्छा एक बात बताओ, अरे सुन इधर सुन, अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3 जगह है, तीनों को चुपचाप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। मगर मैं अरे आई थी, अरे हटा हटा, एक क्या करिया हो गया बे, I1 I2 और I3, तो ये I1 और I2 कितना हो जाएंगे? 0। किसी को रीजन पता है? अबे एक्सिस उन्हीं से पास कर रहे हैं यार। अब मुझे सिर्फ इसका लिखना है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो आपको पता है, आपको पता है कितनी है? सर हमको ये पता है सर, ये एंगल पता है 60। अरे मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
मैं लिखूंगा साइन 60 इज इक्वल टू लिखूंगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे को मैं मान लेता हूं डी, हाइपोटेन्यूस कितना है 10√3। अरे सही है? yes, और आप देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और यहां आएगा 10√3। इस दुई ने इस 10 की लेके 5 कर दिया, 5 दिया 15, तो डी का वैल्यू कितना आया 15। अरे सही है? yes, किसी को डाउट है? आपको डी मिल गया तो आपको करना ही क्या है, अब आप I3 की वैल्यू लिखोगे m दैट इज 1, 15 का स्क्वायर मेरा ख्याल है 225 आ रहा है यार? आ रहा नहीं आ रहा? एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं और आपको बस कुछ नहीं करना, यही सेम अरेंजमेंट है और ये एक्सिस आपको पता है कैसे पास कर रही, ऐसे। अरे सही है ना? और ये 3 माह से सेम है, इसका जो आपको दिख रही है चीजें आपकी 10 ले लीजिए, 1 किलो मास, 1 किलो मास और 1 किलो मास। आपसे पूछा गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस about an axis perpendicular to A। चले भाई ठीक है, perpendicular to the plane of triangle, perpendicular। याद रखिए लिखा हुआ है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल पासिंग थ्रू द ए। चेपले भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत। बहुत पढ़ा दिया।